कोई क्वेश्चन होमवर्क था क्या आपके लिए? कुछ होमवर्क दिया हुआ था क्या आपको? हो गया? क्वेश्चन नंबर 27 दिया था, हैव यू कंप्लीटेड? सबका हो गया? आंसर मैच हो गया क्या? एनुअल रिटर्न निकालना था, उसमें दोनों का, दोनों स्कीम में डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान था, बोनस प्लान था। सबके आंसर मैच हो गए? चलो ठीक है। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो पहले हमने इस चैप्टर में देखा था एनएवी कैलकुलेट करना। एनएवी कैलकुलेट करना म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है। सेबी गाइडलाइंस है, डेली बेसिस पे एनएवी कोट करनी होती है इनको। ठीक है, एनएवी में सिंपली क्या था, आपकी टोटल असेट्स की मार्केट वैल्यू माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद हमने देखा रिटर्न कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो रिटर्न कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको जो कुछ भी इनफ्लो होने वाला है वो सारा ऐड कर दो, और जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था वो लेस कर दो, और बेस में भी क्या लेना है हमें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू अपॉन ओपनिंग वैल्यू इनटू 100। अब आ रही है नेक्स्ट पॉइंट कि म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस होगा उसको कैसे इवेल्युएट किया जाएगा। तो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के लिए आपको बहुत सारे रेशियोज दे रखे हैं यहाँ पे, जो कि हमने ऑलरेडी पोर्टफोलियो वाले चैप्टर में भी पढ़ रखे हैं, है ना? क्या है देखो, फिफ्थ पॉइंट में हम लेते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स। तो आप एक एक करके देखते जाओ। एक आएगा आपके पास शार्प रेशियो, नाम सुना हुआ है क्या आपका? शार्प रेशियो क्या होता है? व्हाट इज शार्प रेशियो? ऑलरेडी जानते हो आप इसके बारे में। शार्प रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होगा। एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, ये होता है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो का मतलब होता है एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला, शार्प रेशियो ऑफ फंड इज इक्वल्स टू रिटर्न ऑफ फंड माइनस आरएफ। अच्छा, इसको फंड डब्ल्यू हो जाएगा, इसको पी कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई एच डी पी। क्या याद है क्या आपको ये फॉर्मूला? दिस इज द फॉर्मूला फॉर शार्प रेशियो। और ये फॉर्मूला क्या बता रहा है आपको, आप कितना एक्सेस रिटर्न कमा रहे हो एक पर यूनिट ऑफ रिस्क। रिस्क की एक यूनिट के लिए कितना एक्स्ट्रा रिटर्न है हमारा, बताओ। हाइयर द बेटर होता है या लोअर द बेटर होगा? क्या शार्प रेशियो ज्यादा होना चाहिए या कम? हाइयर द बेटर। देखो, जब भी शार्प रेशियो कैलकुलेट करते हैं हम, तो इंडिविजुअल शार्प रेशियो से कुछ नहीं होगा। आपको दो म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो अगर पता है तो आप कंपेयर करके बता सकते हो कि कौन से म्यूचुअल फंड ने ज्यादा बेटर परफॉर्म किया। जिसका शार्प रेशियो ज्यादा होगा उसने ज्यादा बेटर परफॉर्म किया होगा। तो इंडिविजुअल शार्प रेशियो अगर किसी फंड का निकालते हो उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है, ध्यान रखना। दूसरा, इस शार्प रेशियो को एक और नाम दिया जाता है, वो है रिवार्ड टू वेरिएबिलिटी। ठीक है, रिवार्ड टू वेरिएबिलिटी भी बोला जाता है इसको, क्योंकि वेरिएंस यूज होता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिवार्ड टू वेरिएबिलिटी। चलो, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। चलो, इसमें तो और कुछ नहीं है खास। पॉइंट नंबर 6 है एक आपके पास ट्रेनर रेशियो। ये भी सुना हुआ होगा आप लोगों का, ट्रेनर रेशियो। इसका भी एक और नाम है, इसको बोला जाता है रिवार्ड
टू वोलेटिलिटी। ये सारी चीजें पोर्टफोलियो में ऑलरेडी मैंने बता रखी है आपको। ट्रेनर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? ट्रेनर रेशियो ऑफ अ पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस आरएफ डिवाइडेड बाई, बोलो डिवाइड किससे करना है मुझे, किससे डिवाइड करूं मैं? बीटा, वेरी गुड। तो यहाँ पे बीटा ऑफ पोर्टफोलियो से डिवाइड कर दिया जाएगा। डिफरेंस क्या दिख रहा है? देखो शार्प रेशियो में एक ही डिफरेंस है, एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क होता है वहां पे, यहाँ पे बोला जाता है एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ बीटा। और बीटा किसको रिफ्लेक्ट करता है? बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बोला जा सकता है। तो एक तो इसको बोलेंगे हम, ये भी कितना होना चाहिए? हाइयर, हाइयर द बेटर। तो अगर दो म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर रहे हो तो जिसका ट्रेनर रेशियो ज्यादा होगा वो बेटर होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर कौन सा था? 6। तो देखो दो मेजर्स हमने पढ़ लिए, ये सारे मेजर्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको, वो जिससे कि आप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को क्या करोगे? इवेल्युएट करोगे या एनालाइज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, कौन सा पढ़ा था आपको याद हो तो? अगर पोर्टफोलियो चैप्टर में आपने 3 रेशियो बताए थे मैंने आपको। वहां पे रेशियो नहीं तो आप इनको बोल सकते हो परफॉर्मेंस मेजर टूल्स, जेनसन्स अल्फा, वेरी गुड। तो पॉइंट नंबर 7 पे आएगा आपका जेनसन्स अल्फा। जेनसन्स अल्फा क्या बताता है आपको? जेनसन्स अल्फा हमें बताता है पोर्टफोलियो का जेनसन्स अल्फा क्या होगा? रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस कौन सा रिटर्न? रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस विच रिटर्न? कौन से रिटर्न को लेस करना है? सीएपीएम रिटर्न, वेरी गुड, इट इज सीएपीएम रिटर्न। ठीक है, सीएपीएम रिटर्न को आप एसएमएल भी बोल सकते हो, क्योंकि कई बार एसएमएल भी लिखा हुआ आ जाता है, कई बार सीएपीएम रिटर्न लिखा हुआ आ जाता है। तो आप दोनों चीज ध्यान रखना, आरपी माइनस एसएमएल रिटर्न भी बोल सकता हूं मैं, आरपी माइनस सीएपीएम रिटर्न भी बोल सकता हूं मैं। क्या जेनसन्स अल्फा का आंसर क्या होगा? हाइयर द बेटर की लोअर द बेटर? अगेन हाइयर द बेटर। ठीक है, तो ये 3 रेशियो तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब इन 3 रेशियो को इस चैप्टर में सीखना है, और इसके अलावा भी कुछ और रेशियो है जो आपको यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, तो पहले इन 3 का हम ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चंस, उसके बाद आते हैं आगे वाले रेशियो पे। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 15 से करना है हमें स्टार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 15, चिंतामणि फंड, अ फंड which invests exclusively in public sector undertakings। तो एक फंड दे रखा है आपको चिंतामणि के नाम से, वो क्या करता है? इन्वेस्ट करता है पीएसयूज में, yielded 3.75 पर यूनिट फॉर द ईयर। ये परसेंटेज में नहीं है, ध्यान रखना, रुपीज में। मतलब फंड ने कितने रुपए कमाए? 3.75 रुपए की अर्निंग की है उसने। ओपनिंग एनएवी दे रखी है 21.20। और चिंतामणि का जो रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये दे रखा है 3.5%। बताओ इसका, पहली बात तो 1 साल का डेटा है क्या? ये 1 साल का डेटा है, तो क्या यहाँ पे आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो क्या इसका? रिटर्न ऑफ चिंतामणि फंड कौन बताएगा? हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न? यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको एज इट इज। बोलो ना, कहाँ रह गए? रिटर्न ऑफ चिंतामणि फंड क्या होगा? देखो आपको डायरेक्टली इसमें क्या दे रखा है? यील्ड दे रखा है, तो आप लिखोगे क्या?
यील्ड डिवाइडेड बाई ओपनिंग वैल्यू इंटू 100। यील्ड मतलब क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग को यील्ड बोलते हैं। कितना कमाया हमने, तो हमने कमाया 3.75 रुपीज। कितने रुपए लगा के कमाया है, 21.20 लगा के हमने कमाया है, तो ये आएगा आपका 17.69%। सही है, 17.69% आपका आ रहा है रिटर्न। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, असर्टेन द शार्प रेशियो। शार्प रेशियो निकालना है आपको, वो दीजिए शार्प रेशियो ऑफ चिंतामणि फंड इज इक्वल्स टू रिटर्न ऑफ चिंतामणि फंड माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई एचडी ऑफ चिंतामणि फंड। रिटर्न ऑफ चिंतामणि फंड हमने निकाला है अभी 17.69 और रिस्क फ्री रेट कितनी दे रखी है देखो क्वेश्चन में, शार्प रेशियो डिवाइडेड द फंड परफॉर्मेंस इन जक्सटापोजिशन विद द परफॉर्मेंस ऑफ। अच्छा, तीन सिचुएशन है, अलग अलग निकालना है, तो पहले चलो तीनों में अलग अलग निकालना है, तो इसको ए डाल देते हैं, पॉइंट नंबर ए। शार्प रेशियो ए में शार्प रेशियो कितना होगा, फर्स्ट पॉइंट में आरएफ दे रखी है आपको 5% की, एचडी आपका तीनों सिचुएशन में सेम रहेगा 3.50। बताओ कितना आएगा, हाउ मच विल बी द शार्प रेशियो ऑफ चिंतामणि फंड। इट्स 4.61 टाइम्स। ठीक है, क्या मतलब होता है टाइम्स का, अगर आप 1% की रिस्क लोगे तो आपको एक्सेस रिटर्न कितना मिल रहा है, 4.61% का। मतलब 1% की रिस्क लेने के लिए आपको 4.61% का प्रीमियम मिल रहा है ना। तो जितना ज्यादा होगा उतना ही बेटर है। पर केवल शार्प रेशियो आपको चिंतामणि फंड का नहीं पूछा, उन्होंने बोला है आपको परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है किसके साथ, सेंसेक्स के साथ। और सेंसेक्स मतलब क्या, मार्केट पोर्टफोलियो। दिस इज योर मार्केट पोर्टफोलियो। 3.63 आएगा। किसने की थी गलत कैलकुलेशन, देखो 3.63 आ रहा है आपका शार्प रेशियो, आपके फंड का 3.63 है। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या इंडिविजुअल शार्प रेशियो से कोई कंक्लूजन निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता, इसीलिए बोला जा रहा है इसको कंपेयर करो। इसको किसके साथ कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं शार्प रेशियो निकालो किसका, मार्केट का। मार्केट का शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, आर एम माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई एच डी ऑफ एम। चलो देखो दे रखा है क्वेश्चन में आपको, आर एम कितना दे रखा है 15, आर एफ 5, 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2.75, 2.75 बोलो कितना आता है 3.64, वो आ रहा था 3.63। किसका शार्प रेशियो ज्यादा है, ऊपर वाला सही तो था, क्या हो रहा है आप लोगों की 17.69 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3.5, तो ये 3.63 आएगा। 3.63 इज राइट एंड नीचे वाला 3.64 आ रहा है क्या, 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2.75, 3.64, या परफेक्ट। अब मुझे बताओ कौन सा फंड, अच्छा पहले तो ये बताओ पूछा क्या है, जिस लैंग्वेज में पूछा है उसी लैंग्वेज में आंसर देंगे। शार्प रेशियो निकालो और फंड की परफॉर्मेंस कैसी है वो बताओ, फंड ने बढ़िया परफॉर्म किया है या घटिया परफॉर्म किया है, बस इतना बताना है। अब चेक करो कैसे पता लगता है, बोलो जी बोलो। सिंस, ऐसे लिखूंगा मैं, सिंस शार्प रेशियो ऑफ चिंतामणि फंड is less than sharp ratio of market, therefore Chintamani fund has underperformed। क्या लिखना है आपको, अंडर परफॉर्म्ड, ओवर परफॉर्म्ड या अंडर परफॉर्म्ड लिखना है, अंडर परफॉर्म्ड द मार्केट।
मार्केट से अंडर परफॉर्म किया है आपके म्यूचुअल फंड ने। क्या सबको समझ में आ रहा है क्या? परफॉर्मेंस पूछी थी ना, तो परफॉर्मेंस या तो आउट परफॉर्म होगा या अंडर परफॉर्म होगा, दो चीजें लिखनी है आपको। ओके। ओवर वैल्यूड, वैल्यूएशन देखो, ओवर वैल्यूड शब्द लिखा है ना आपने, ओवर वैल्यूड हम लिख सकते हैं यहाँ पे पर। आपको वैल्यूएशन नहीं पूछा, वैल्यूएशन पूछे तो आप लिखोगे ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। आपको परफॉर्मेंस पूछिए तो जिस तरीके से पूछा जाए उसी तरीके से आंसर दे देंगे। सर एक बार शार्प रेशियो बताओ, फर्स्ट वाला शार्प रेशियो निकालो, देखो क्या हो रहा है इसमें, दिक्कत है क्या कुछ? एनीथिंग रॉन्ग? कैलसी उठाओ, कैलसी में 17.69 माइनस 5 करो, डिवाइड बाय 3.5 करो, यही तो आएगा। क्या गलती है इसमें बताओ? इज समथिंग रॉन्ग? 3.5 तो फंड की तो निकाली हमने, चिंतामणि फंड ही तो निकाली है। आरएफ कहाँ दे रखी है? आरएफ दे रखी है ए पॉइंट में, ये रही ना ए पॉइंट, पॉइंट नंबर ए, और ये रहा आपका रिस्क फ्री रेट। अरे 2.75 तो मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, दिस इज रिटर्न ऑफ मार्केट। चिंतामणि फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन तो ऊपर ही दे दिया उन्होंने, चिंतामणि फंड का तो डेटा ऊपर दे रखा है ना आपको, पॉइंट नंबर ए में नहीं दिया, पढ़ो लैंग्वेज अच्छे से। रिटर्न ऑन सेंसेक्स इज 15% विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2.75, तो 2.75 जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मार्केट का है, चिंतामणि फंड का नहीं है वो। क्लियर? सेवनटीन पॉइंट सिक्स नाइन कहां से आया? देखो ये आया आपका 17.69। आपने सबसे पहले क्या किया था? रिटर्न निकाला है चिंतामणि फंड का। रिटर्न कैसे निकलता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अपॉन ओपनिंग, और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग एक साथ दे रखी है उन्होंने। यील्ड का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या कमाया, तो क्या कमाया मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने चिंतामणि फंड का रिटर्न कैलकुलेट किया है, क्योंकि शार्प रेशियो में रिटर्न की जरूरत पड़ेगी हमें। आया क्या समझ में? सत्यम, क्लियर हुआ क्या आपको? सत्यम, चलो, तो ए पार्ट हो गया हमारा, बी पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर बी, देखो बी में दोबारा क्या करना है आपको? अगेन शार्प रेशियो निकालना है चिंतामणि फंड का। क्या होता है फॉर्मूला? रिटर्न ऑफ चिंतामणि फंड माइनस आरएफ डिवाइडेड बाई एचडी ऑफ चिंतामणि फंड। रिटर्न ऑफ चिंतामणि फंड तो वही रहेगा 17.69, आरएफ चेंज हो जाएगा, बी में आरएफ कितना है 4%, डिवाइडेड बाई एचडी कितना है 3.5, बोलो कितना आएगा? 3.91 आ रहा है क्या? शार्प रेशियो ऑफ मार्केट 17 माइनस 4 अपॉन 3। बताओ क्या होगा? सेम आंसर, सेम। सेम आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, चले आगे। अब की बार भी शार्प रेशियो कम है मार्केट से, तो अब की बार भी आपका परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस हुआ है।
सी पे चलते हैं, सी पे अगेन शार्प रेशियो निकालो चिंतामणि फंड का। देखो रिटर्न वही रहेगा 17.69, आरएफ क्या हो गई अब की बार 7% डिवाइडेड बाई 3.50 3.05 और शार्प रेशियो निकालो मार्केट का। तो मार्केट का रिटर्न कितना दे रखा है हमें 18 माइनस 7 डिवाइडेड बाय मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4 2.75। अब की बार आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? सिंस शार्प रेशियो ऑफ चिंतामणि फंड इज ग्रेटर देन शार्प रेशियो ऑफ मार्केट, देयरफॉर चिंतामणि फंड हैज आउट परफॉर्म्ड। क्या लिखोगे अब की बार? आउट परफॉर्म्ड द मार्केट। मार्केट से भी ऊपर परफॉर्मेंस आई है अब की बार हमारी। देखो ये जो मेन काम होता है ना, क्लेरिकल वर्क होते हैं सारे, जो भी चीजें आप करते हो कैलकुलेशन, जो रेशियो एनालिसिस का पार्ट होता है ना, वही मेन काम होता है आपका। तो रेशियो देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। कैलकुलेट करना आपकी काम नहीं है। कैलकुलेट तो आप जब फ्यूचर में जाओगे तो एक्सेल या सॉफ्टवेयर सब चीजें कैलकुलेट कर देगा आपको। आपको वहां बैठ के नहीं बोला जाएगा शार्प रेशियो निकालो, ये निकालो, वो निकालो। वो सारी चीजें अपने आप कैलकुलेट हो जाती है सॉफ्टवेयर में। आपको तो उसको एनालाइज करना आना चाहिए बस। ठीक है, चले आगे। हरीश को डाउट है कोई? बोलो हरीश, एनी डाउट? जल्दी बोलो ना थोड़ा। थर्ड वाला बेटर है मतलब? आपको ये थोड़ी पूछा है ए बी सी में से कौन बेटर है। आपको पूछा है तीनों सिचुएशन में आपका पोर्टफोलियो बेटर है या मार्केट। ए बी सी तीनों ऑप्शन को कंपेयर थोड़ी करना है। एक ही फंड में तीन सिचुएशन कंपेयर नहीं करनी है आपको। आपको अपने फंड को कंपेयर करना है मार्केट के साथ। ठीक है, जो कि 3 बार करने के लिए बोला है क्वेश्चन में। एक बार होता तो एक ही बार आंसर दे देते हम। ठीक है, क्वेश्चन हो गया खत्म, चले आगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोमा फंड्स हैज अ फंड नेम्ड F3F फंड। अगेन ये चीज आप समझते हो, मैंने आपको पहले भी समझाया था। म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम क्या है? सोमा फंड्स। और उसकी उसने जो म्यूचुअल फंड की स्कीम चला रखी है उसका नाम क्या है? F3F फंड। ठीक है, अ फंड विच इन्वेस्ट इन 3 डिफरेंट फंड्स। म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है अपने पैसे? म्यूचुअल फंड खुद अपने पैसे 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। फंड एक्स, फंड वाई, फंड जेड। ठीक है, एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ द फंड आर। तो कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की है यहाँ पे इन्होंने। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियरिटी बना के रखनी है। क्या बोला जा रहा है देखो, ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, क्या नाम है इसका? F3F फंड। और इसने इन्वेस्ट कर रखा है अपना पैसा। कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है? एक्स वाई जेड, 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखो कितना कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो बता रखा है। 2.5 करोड़, 6 करोड़, 1.5 करोड़। टोटल कितना होता है? 2.5 6 10 करोड़ हो रहा है ना टोटल। 10 करोड़ हो रहा है इसका टोटल। मतलब आपने टोटल 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। तीनों फंड से क्या क्या रिटर्न मिल रहा है वो बता रखा है आपको। तीनों ही फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है आपको। ठीक है, कोरिलेशन बिटवीन फंड्स, कोरिलेशन दे रखा है आपस में। इफ रिस्क फ्री रेट इज 5%, रिस्क फ्री रेट कितनी दे रखी है? 5%। निफ्टी का रिटर्न है 17%। निफ्टी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 3%। असर्टेन द शार्प रेशियो ऑफ F3F। एक तो इसका शार्प रेशियो निकाल के बताना है।
इसका शार्प रेशियो निकालना है एक तो, और इसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट किसके साथ करोगे आप? निफ्टी के साथ। मतलब 2 शार्प रेशियो निकालने कुल मिला के। बताओ शार्प रेशियो के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, चेक करते हैं। शार्प रेशियो के लिए चाहिए आपको एक तो रिटर्न चाहिए F3F का। F3F का रिटर्न क्या होगा बताओ? F3F ने 3 जगह पैसे लगा रखे हैं, तो इस रिटर्न का जो एवरेज होगा वही तो F3F का रिटर्न होगा। ठीक है। और क्या चाहिए आपको? F3F का रिटर्न चाहिए माइनस RF चाहिए, RF दे रखी है क्वेश्चन में, अपॉन HD ऑफ F3F चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है क्या? क्या इसका एवरेज होगा क्या आंसर? क्या F3F का रिस्क इसका एवरेज होगा क्या? नहीं होगा। कैसे निकालते हैं? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के। तो अगर आप ये चीज एनालाइज कर पा रहे हो अपने आप से, इसका मतलब यू आर वे अहेड, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा आपका अगर आप ये कुछ समझ पा रहे हो तो। चलो अब ट्राई करते हैं इसको। इलस्ट्रेशन नंबर 16 क्या पूछा जा रहा है? तो देखो पहले जो चीज कैलकुलेट करनी है वो कर लेते हैं। एक तो रिटर्न ऑफ F3F निकालो। रिटर्न ऑफ F3F इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे? x का रिटर्न दे रखा है, रिटर्न ऑफ x इंटू वेट ऑफ x प्लस रिटर्न ऑफ y इंटू वेट ऑफ y प्लस रिटर्न ऑफ z इंटू वेट ऑफ z। आप चाहो तो टेबल बना के भी कर सकते हो, आप चाहो तो फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे भी किया जा सकता है। Rx कितना है? 15.5, 15.50 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसका वेट कितना है देखो, इसका वेट है 2.5 CR 10 करोड़ में, तो वेट ऐसे निकाल सकता हूं मैं। कोई दिक्कत है क्या किसी को? जिसको दिक्कत हो वो बता देना, क्या मैंने वेट सही लिखा है या गलत लिखा है? किसी के मन में अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, क्या मैं इस तरीके से वेट लिख सकता हूं क्या? लो जी, इसका आंसर आ जाएगा यहां से, कैलकुलेट इट आउट। 15.5 इंटू 0.25, ठीक है जी, 19.20 इंटू 0.6 और 12.8 इंटू 0.15, 17.315। इट्स 17.315%। बोलो सही है? एग्री? चलो जी आगे बढ़ते हैं। HD ऑफ F3F का स्क्वायर निकाल रहा हूं पहले मैं, है ना, क्योंकि वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या? HD ऑफ x इंटू वेट ऑफ x का स्क्वायर प्लस, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप वैल्यू पुट करके आंसर निकालो। HD ऑफ y इंटू वेट ऑफ y का स्क्वायर प्लस HD ऑफ z इंटू वेट ऑफ z का स्क्वायर प्लस 2 HD x वेट x HD y वेट y इंटू r x y प्लस 2 HD x वेट x HD z वेट z इंटू r x z प्लस 2 इंटू HD ऑफ y वेट ऑफ y HD ऑफ z वेट ऑफ z एंड r y z। बताओ, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, जो भी वैल्यू पुट होगी उसके बाद क्या आंसर आएगा यहाँ? दिस इज द क्वेश्चन। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे हैं, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ मुझे रिस्क कितना आ रहा है।
कम ऑन कम ऑन, नहीं है अभी तक किसी का भी। इतना बड़ा तो फॉर्मूला नहीं है ये। ट्वेंटी 28.28 पक्का। 28.28 परसेंटेज स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर आएगा। तो आप इसका एच डी निकाल सकते हो। एच डी ऑफ F3F क्या आएगा, इसका रूट कर दो, 28.28 का अंडर रूट करो, आंसर आएगा 5.32%। ठीक है, ये नहीं आ रहा है तो जो आ रहा है वो बताओ। नाइन पॉइंट एच डी का स्क्वायर आ रहा है 46.75। आपने तो सबने अलग अलग आंसर दिए, किसी का भी आंसर मैच नहीं हो रहा है आपस में। 9.699 आ रहा है, 9.699 एंड दिस इज 9.699 का अंडर रूट करेंगे तो आएगा 3.11%। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आगे सारी कैलकुलेशन इसी पे डिपेंड करती है फिर हमारी। 3.11 इज द राइट आंसर। चलो, तो यहां तक आंसर सही है आपका। अब आगे बढ़ते हैं, जिसका नहीं हुआ वो वापस से कर लेना, कैलकुलेशन ही मिस्टेक है, कंसेप्चुअल कोई मिस्टेक नहीं है आपके यहाँ। अब पूछा क्या था इसमें, वापस से क्वेश्चन को रिकलेक्ट करो और बताओ पूछा क्या था। पूछा था यहाँ पे क्या, शार्प रेशियो पूछा था और परफॉर्मेंस इवेल्युएट करके पूछा था। तो चलो निकालो, दो शार्प रेशियो निकालने पड़ेंगे यहाँ पे। एक तो निकालना पड़ेगा शार्प रेशियो F3F का, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, रिटर्न ऑफ F3F माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ F3F। रिटर्न ऑफ F3F ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ऊपर कितना आया था 17.315 माइनस RF दे रखा है आपको क्वेश्चन में 5% का, तो 5 और ये आया आपका 3.11। कम ऑन, व्हाट इज द शार्प रेशियो ऑफ F3F? 3.96, 96 के 956, ठीक है। इसको कंपेयर किससे करेंगे, मार्केट से। निफ्टी का डेटा दे रखा है हमें, तो हम लिखेंगे RM माइनस RF डिवाइडेड बाई HDM। RM भी दे रखा है 17 माइनस 5, 17 माइनस 5 इज योर एक्सेस रिटर्न, और इसको रिस्क से डिवाइड कर देंगे, रिस्क है आपकी 3% की मार्केट में, so दिस विल बी 4, 4 आएगा। बताओ, वही कंक्लूजन लिख दो दोबारा, बिकॉज शार्प रेशियो ऑफ F3F is less than sharp ratio of market, therefore, ये था ना, लेस है ना, कम है, therefore therefore F3F fund has underperformed,
अंडर परफॉर्म देन मार्केट, अंडर परफॉर्म्ड एज कंपेयर्ड टू मार्केट, एज कंपेयर टू निफ्टी लिखा हुआ था वैसे वहां पे, तो आप मार्केट भी लिख सकते हो, निफ्टी भी लिख सकते हो, एज यू विश। समझ में आ रही है आपको थीम? शार्प रेशियो जब कैलकुलेट करवाएगा क्वेश्चन में तो आपको एनालिसिस करने के लिए दिया हुआ आएगा, ठीक है? आपको क्वेश्चन एनालाइज करना है, परफॉर्मेंस चेक करनी है कैसी है कैसी नहीं है। चलो जी, थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहो और आगे की तरफ। देखो क्या लिखा हुआ था, आउट परफॉर्म लिखा हुआ है इन्होंने, पर इन्होंने लिखा हुआ है मार्केट के रेफरेंस में। मार्केट हैज आउट परफॉर्म्ड, है ना? हम लिख रहे हैं फंड के रेफरेंस में, फंड हैज अंडर परफॉर्म्ड। तो दोनों आंसर करेक्ट है, कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 17। फोर फ्रेंड्स एस टी यू वी, चार दोस्त हैं जिनके नाम है एस टी यू वी। ऐसे दोस्त कहीं देखेंगे आपने जिनके नाम एस टी यू वी हो? क्या ऐसे नाम होते हैं क्या किसी के? ऐसे नाम होते हैं बुक्स में जहां पे क्वेश्चन दिए जाते हैं। चलो जी, तो चार दोस्त है एस टी यू वी, हैव इन्वेस्टेड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी, बराबर बराबर पैसे लगाए इन्होंने चारों ने डिफरेंट फंड्स में। अब होती है ना दोस्तों में ऐसे लड़ाई होती है, देख मैंने तो रिलायंस में पैसे लगा रखे हैं, और देखना अब की बार रिलायंस की परफॉर्मेंस क्या रहती है। डब्ल्यू नाम होता है, डब्ल्यू, पक्का? पता नहीं मुझे, अगेन वही शॉर्ट फॉर्म्स है शायद आपकी, ये कुछ ना कुछ। हाँ जी, आगे बोला उन्होंने फंड्स में पैसे लगाए इन एटीट्यूड विद विद देयर एटीट्यूड ऑफ रिस्क, जिसको जितना रिस्क पसंद है उसने उस अकॉर्डिंग फंड में पैसे लगाए। देखो, एस प्रीफर्स प्लेट अग्रेसिव, अब ये शब्द वैसे तो क्वेश्चन में किसी मतलब के नहीं है, पर फिर भी आप थोड़ा सा रियल लाइफ के अकॉर्डिंग पढ़ते रहो। एस क्या कर रहा है? एग्रेसिव खेलना चाहता है। मतलब अग्रेसिव का मतलब क्या होता है? रिस्क कम लेगा या ज्यादा लेगा? व्हाट डू यू मीन बाय एग्रेसिव? रिस्क लेगा, वेरी गुड। तो रिस्क लेगा तो इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, देखो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किया इसने। टी जो है वो थोड़ा मॉडरेटली एग्रेसिव है, मतलब ये भी रिस्क लेगा पर थोड़ी कम रिस्क लेगा ये। तो इसने क्या किया है? 50% पैसे इक्विटी में इन्वेस्ट किए, whereas you does not invest anything beyond 20% in equity, ठीक है? यू 20% ही इक्विटी फंड में लगाता है, 80% डेट फंड में लगाता है, और वी जो है ना वो मार्केट में लगाता है। वो बोलता है मैं तो निफ्टी में लगा दूंगा मेरे पैसे। तो आप समझ रहे हो चारों का आंसर में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। केवल और केवल ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखे हुए ऊपर परसेंटेज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर में। आगे देखो, their investment particulars returns therefrom and beta of the fund are given। क्या क्या दे रखा है? देखो एक 100% इक्विटी वाला फंड है, बोलो मुझे 100% इक्विटी वाले में किसने पैसे लगाए थे? 100% इक्विटी वाले में पैसे लगाए थे एस ने, बस ये पता लगा लो आप यहाँ से। तो एस को कितना रिटर्न मिला है वो दे रखा है, एस का जो फंड है उसका बीटा कितना है वो दे रखा है, ठीक है? 50% इक्विटी 50% डेप्ट में किसने पैसे लगाए थे? टी ने, ओके। उसका रिटर्न और बीटा दे रखा है। और 20% इक्विटी में पैसे लगाए थे किसने? यू ने, इसका भी रिटर्न दे रखा है। और वी ने किसमें पैसे लगाए थे? मार्केट में, तो मार्केट का भी डेटा दे रखा है, मार्केट का रिटर्न और मार्केट का बीटा नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? बीटा ऑफ मार्केट क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। व्हाट टू डू? ऑलवेज वन होता है, सबको मालूम है। साक्षी बोल रही कैलकुलेट कर लेंगे, हाँ जी कैलकुलेट कर लो, वन होगा। कैसे करेंगे कैलकुलेट? बीटा ऑफ मार्केट इज ऑलवेज वन, ठीक है जी, याद आ रहा होगा? हाँ जी याद आया हमें। हाँ जी, विच ऑफ द फोर फ्रेंड्स वर रिवार्डेड बेटर पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन? अब मुझे पहले तो ये बताओ, अभी मैंने लिखा था ना रिवार्ड एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, तो यहाँ पे पर यूनिट ऑफ रिस्क का मतलब क्या लें हम? स्टैंडर्ड डेविएशन लें या बीटा लें? बताओ कौन बताएगा ये बात? बीटा लेंगे, जैसा देश वैसा भेष। अल्फा कहां से आ गया? अल्फा नहीं होता, ना 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 ना।
रिवार्ड पर यूनिट, देखो समझना, पर यूनिट कब होता है, जब किसी से डिवाइड करोगे आप, यहाँ पे बीटा से डिवाइड करोगे तभी तो पर यूनिट आएगा, है ना। बीटा भी रिस्क होती है, मैंने आपको बार बार बोला है, बीटा भी रिस्क होती है, पर वो सिस्टमेटिक रिस्क का एक मेजर है ना, और रिलेटिव रिस्क होती है बीटा। तो ये कई बार क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ होता है, आपको वहां पे समझना है यहाँ पे क्या निकालना है। तो अब इसकी लैंग्वेज पढ़ के बता दो मुझे, रिवार्ड पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन मतलब बीटा, रिवार्ड पर यूनिट ऑफ बीटा पूछा है, मतलब कौन सा रेशियो पूछा है, इज इट शार्प रेशियो और ट्रेनर रेशियो। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को बेस लेते तो शार्प रेशियो बन जाता, लेकिन यहाँ पे बेस हमें बीटा को लेना है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन तो दे ही नहीं रखा है। अगर क्वेश्चन में एचडी दिया हुआ होता और फिर ये पूछा जाता तो 100% में शार्प रेशियो ही निकाल के आता। ठीक है, क्लियर है क्या बात। बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो मजे करने हैं, करो मजे। इलस्ट्रेशन नंबर 17 ही है ना, हाँ जी। आपको ट्रेनर रेशियो निकालने हैं सबके, तो सबसे पहले निकालो ट्रेनर रेशियो ऑफ एस। एस का ट्रेनर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, रिटर्न ऑफ एस माइनस आर एफ अपॉन बीटा ऑफ एस। रिटर्न ऑफ एस दे रखा है 23.50 माइनस, इसको ऐसे एस नहीं लिखो, इसको एक काम करो, एस तो उसका नाम हो गया ना। ट्रेनर रेशियो निकाल रहे किसका, मनी मल्टीप्लायर फंड लिखो आप यहाँ पे, मनी मल्टीप्लायर फंड का निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके। 23.5 माइनस आर एफ कितना दे रखा है 7 डिवाइडेड बाय बीटा कितना है इसका 1.80। चलो ट्रेनर रेशियो बताओ कितना आता है, मनी मल्टीप्लायर फंड का ट्रेनर रेशियो कितना आता है 9.17। ठीक है, 9.17 मतलब एक बीटा, मतलब अगर आप मार्केट की बात करो तो मार्केट को एक्सेस रिटर्न कितना मिलना चाहिए यहाँ पे 9.17, क्योंकि मार्केट का बीटा 1 होता है। तो एक बीटा मतलब एक यूनिट ऑफ बीटा अगर आपका होगा तो आपका रिटर्न होना चाहिए 9.17% एक्स्ट्रा रिटर्न। चलो अब और निकालो ट्रेनर रेशियो, केवल ट्रेनर रेशियो पूछा है या कंपेयर करने के लिए बोला, देखो विच ऑफ द फोर फ्रेंड फर्स्ट रिवार्डेड बेटर पूछा है, चारों में से बेटर कौन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका ट्रेनर रेशियो सबसे ज्यादा होगा वो अच्छा होगा या कम होगा वो होगा, वो आप डिसाइड करो, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। बैलेंस ग्रोथ फंड निकालो बीजीएफ, रिटर्न ऑफ बीजीएफ माइनस रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री डिवाइडेड बाय बीटा, सॉरी बीटा 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 ऑफ बीजीएफ। लो जी, कितना रिटर्न है 16.5 माइनस आर एफ कितना था 7 और बीटा कितनी है इसकी 1.25। बताओ जी 7.6। इन दोनों में कौन बेटर है पहले तो डिसाइड कर लो, इन दोनों में तो मनी मल्टीप्लायर ज्यादा बेटर है। और आगे चलो ट्रेनर रेशियो निकालो अब की बार, सेफ मनी फंड, सेफ मनी फंड। ठीक है, रिटर्न कितना है इसका 12.5, फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, आप लिख लेना -7 डिवाइडेड बाई इसका बीटा कितना है 0.60। लो जी कितना आएगा, इट्स 9.17। देखो एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा राउंड ऑफ से सेम आ रहा है आंसर तो चेंज करना है इसको। 9.166 के आगे भी कुछ है क्या इसमें, 166 के आगे भी है क्या कुछ, दोनों के सेम है एग्जैक्ट, तो फिर तो 9.17 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऊपर वाले में भी 1.666 ही आ रहा था तो फिर सेम है तो 9.17 लिख दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, आगे आ जाओ, ट्रेनर रेशियो ऑफ मार्केट निकालो। मार्केट का ट्रेनर रेशियो क्या होगा, आरएम
माइनस आर एफ अपॉन बीटा एम। तो नीचे वाला लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है, क्योंकि बीटा एम हमेशा क्या होता है 1। तो आर एम दे रखा है, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, सिक्सटीन माइनस 7 डिवाइडेड बाई 1 करो या नहीं करो एक ही बात है 9। ये आंसर टाइम्स में आता है क्या? ये आंसर टाइम्स में आता है ट्रेनर रेशियो का या परसेंटेज में आता है? टाइम्स में नहीं आता इसका आंसर, इसका आंसर परसेंटेज में आएगा, ध्यान रखना। शार्प रेशियो आता है टाइम्स में, ट्रेनर रेशियो आता है परसेंटेज में। चलो मैं सिंबल लगा ही देता हूँ, डाउट नहीं होना चाहिए आप। टाइम्स में क्यों आएगा सोचो आप, परसेंटेज में आएगा ना इसका आंसर। तो ट्रेनर रेशियो इज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज टर्म्स। 9% का मतलब क्या है? 9% का मतलब है कि मार्केट 9% एक्स्ट्रा कमा रहा है रिस्क लेने की वजह से। अब चारों में से किसका सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है बताओ? तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 2 का बराबर है 4 फ्रेंड्स वर डिवाइडेड बेटर। हियर कौन कौन से हैं वो दोनों? टी एंड यू। हियर टी एंड यू हैज बीन rewarded better per unit of risk because their trainer ratio are comparatively, क्योंकि हमेशा कंपैरेटिवली होगा ही, हायर देन अदर्स, दूसरों से इनके कंपैरिजन में ज्यादा था। एस एंड यू है क्या? एस तो पहला था ना, एक मिनट, एस का ज्यादा था क्या? ठीक है, एस एंड यू। ओके जी, टी नहीं है, एस एस। लॉजिक आई क्या बात समझ में? तो कौन सा रेशियो लगाना है, कैसे डिसाइड करेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका होता है, या तो क्वेश्चन में अच्छे से लिखा हुआ होगा, अदरवाइज क्वेश्चन में आप पकड़ लेना कि डेटा कौन सा दे रखा है। ठीक है, डेटा अगर ट्रेनर रेशियो का दे रखा है तो ऑब्वियसली ट्रेनर रेशियो निकालेंगे, डेटा शार्प रेशियो का दे रखा है तो शार्प रेशियो निकालेंगे। कई बार ये हो सकता है कि शार्प रेशियो निकालना हो, बीटा दे रखा हो और एचडी निकालने की इंफॉर्मेशन दे रखी हो, तो ऐसे मत बोलना कि बीटा दे रखा है तो ट्रेनर ही निकालेंगे हमको। बीटा दे रखा है तो बीटा से अगर रिस्क निकालने की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो एचडी निकालो और एचडी निकाल के शार्प रेशियो निकालो। ओके, ठीक है, चलो आगे, लेट्स मूव अहेड। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए, इलस्ट्रेशन नंबर 18। अभी नहीं करेंगे, होमवर्क में करके लाना। लिख लो अभी पहले ही इलस्ट्रेशन नंबर 18 कॉपी में। क्या करना है इस क्वेश्चन में? देखो, आपको 6 पोर्टफोलियो दे रखे हैं, पी क्यू आर एस टी यू, 6 पोर्टफोलियो दे रखे हैं और एक मार्केट दे रखा है, तो कुल मिला के 7 हो गए एक तरीके से। ठीक है, उनका रिटर्न दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, कोरिलेशन दे रखा है। अब मुझे बताओ, अगर एच डी दे रखा है, कोरिलेशन दे रखा है, तो बीटा कैलकुलेट हो सकता है क्या? कैन बीटा बी कैलकुलेटेड विद दिस इंफॉर्मेशन? हाँ जी, हो सकता है। अब एच डी भी है, बीटा भी है। अब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि आपको कौन सा रेशियो निकालना है। तो देखो कितना अच्छे से दिया है, रैंक दीज पोर्टफोलियो, रैंकिंग देनी है। रैंकिंग क्या होगी? जिसका शार्प रेशियो सबसे ज्यादा, उसको फर्स्ट रैंक दे देना, फिर सेकंड, थर्ड, इस तरीके से रैंकिंग देके आपको एक टेबल बनानी है। सबका ट्रेनर रेशियो निकालो, तो शार्प के हिसाब से रैंकिंग देनी है, ट्रेनर के हिसाब से रैंकिंग देनी है। ठीक है, वादा करो कि आज ये क्वेश्चन कर लोगे। कम ऑन, आई नीड प्रॉमिस। इतना बड़ा फॉर्मूला बनाना है,
कहाँ है इसमें बड़ा फॉर्मूला? कहाँ है बड़ा फॉर्मूला? बड़ा फॉर्मूला तो है ही नहीं इसमें। एचडी क्यों निकालना है सबका? डोंट गेट कंफ्यूज्ड। दक्षिता, सबका एचडी नहीं निकालना। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ इन सब पोर्टफोलियो का एक सिंगल एचडी निकालना है। आपको सबके शार्प रेशियो निकालने, सबके। इसका शार्प रेशियो अलग निकलेगा, देन इसका, देन इसका, देन इसका, देन इसका, देन इसका। 6 शार्प रेशियो निकालने, मार्केट का नहीं निकालना है। अब की बार मार्केट का शार्प रेशियो नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल पोर्टफोलियो को रैंक देने के लिए बोला है, और कोई परफॉर्मेंस इवेल्युएट नहीं करने के लिए बोला कि आप मार्केट से कंपेयर करोगे। ठीक है, तो शार्प के अकॉर्डिंग रैंक दे देना, ट्रेनर के अकॉर्डिंग रैंक दे देना। फिर पूछा है कंपेयर द रैंकिंग इन पार्ट ए एंड एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द डिफरेंसेज। चलो ये वाला पार्ट आप छोड़ देना, 2-3 लाइन वहां पे, ये कल में आपको डिस्कस करेंगे। आप पहले 2 टेबल बना के लाओगे, शार्प के हिसाब से रैंकिंग और ट्रेनर के हिसाब से रैंकिंग। ठीक है, चलो जी, ये वादा आपने कर दिया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग 4 म्यूचुअल फंड्स। अब की बार 4 म्यूचुअल फंड दे रखे हैं, उनका रिटर्न दे रखा है, उनका रिस्क दे रखा है, उनका बीटा। अब की बार तो सारे ही काम कर रखा है उन्होंने, और रिस्क फ्री रेट भी दे रखी है। इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ दीज म्यूचुअल फंड यूजिंग शार्प रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो। कमेंट ऑन द इवोल्यूशन आफ्टर रैंकिंग द फंड्स। अगेन होमवर्क, ठीक है, क्योंकि अब इनको यहाँ पे करने से कोई सेंस नहीं है। प्रैक्टिस जितना आप अपने हाथ से करोगे उतना ही बेटर होगा। तो ट्रेनर रेशियो निकाल देना, शार्प रेशियो निकाल देना, अगेन रैंकिंग देनी है, और रैंकिंग देने के बाद आपको पूछा गया है इवेल्युएट करो। ठीक है, तो रिवेल्युएट करेंगे, वो एनालिसिस वाला पार्ट है, वो कल डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप फिलहाल केवल मैनुअल वर्क कर लेना रेशियो निकालने वाला। नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा, एक ये नाम लिख रखे हैं, ये नाम आप बता सकते हो क्या? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है रिवार्ड टू वेरिएबिलिटी निकालो। क्या होता है रिवार्ड टू वेरिएबिलिटी? व्हाट डू यू मीन बाय रिवार्ड टू वेरिएबिलिटी? शार्प रेशियो एंड रिवार्ड टू वॉलेटिलिटी, ट्रेनर रेशियो। तो देखो ऐसा भी खेल खेलते हैं वो कई बार आपके साथ, कि दूसरे नाम से लिख देते हैं। कोई बात नहीं ना, लिखने दो, हमें पता है क्या नाम होता है इनका। कई बार होता है ना, विशाल का नाम चंदू होता है घर पे, बस वही चीज है यहाँ पे। तो शार्प रेशियो निकालना है और ट्रेनर रेशियो निकालना है। अगेन 5, अब की बार 5 म्यूचुअल फंड है, सब कुछ दे रखा है, रिटर्न, एचडी, बीटा, सब कुछ दे रखा है। इतने क्वेश्चन देने का मतलब है कि वो आपसे अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, और प्रैक्टिस कर करके आप थोड़े से स्ट्रांग हो जाओ। ठीक है, यहां तक होमवर्क है, जितना जल्दी हो जाए उतना कर लेना, बाकी आप डिवाइड करके भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है एक दिन में सारे हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो मैंने 3 मेजर पढ़ाए थे आपको, एक शार्प रेशियो, एक ट्रेनर रेशियो, और तीसरे नंबर पे जेनसन्स अल्फा। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या इसमें अल्फा का यूज होगा या किसका यूज होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 21। सोमनाथ इन्वेस्टमेंट्स have floated a equity based fund scheme called XCube। तो स्कीम का नाम क्या है? XCube नाम है, और म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम क्या है? सोमनाथ इन्वेस्टमेंट्स। The fund of which will be invested only in stocks and bonds of infrastructure and construction companies। ये देखो कुछ इंफॉर्मेशन कई बार दी हुई होती है, उसकी जरूरत नहीं होती, तो आप पहले एक बार पढ़ लो पूरे क्वेश्चन को, उसके बाद एनालाइज करो किस इंफॉर्मेशन की जरूरत है किसकी नहीं। वो बोल रहे हैं ये जो पैसा लगाएगी वो केवल और केवल बॉन्ड्स में पैसा लगाएगी और स्टॉक्स में पैसा लगाएगी। कौन सी कंपनियों के? इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनियों के। ठीक है, चलो 60% of the fund value is invested in companies engaged in commercial construction service। तो कुछ इस तरीके से एक बार एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो एक्स क्यूब एक फंड है, एक्स क्यूब फंड ने पैसे कहाँ लगा रखे हैं? इसने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो इन्वेस्टमेंट इसने 2 जगह कर रखा है। देखना आप, इसने 60% पैसा तो लगा रखा है कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियों में।
ठीक है जी, कोई बात नहीं। इसने अपना 60% पैसा लगा रखा है कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियों में, और इसने अपना 40% पैसा कहाँ लगा रखा है, एंड अदर 40% इन कंपनीज एंगेज्ड इन डेवलपिंग रेजिडेंशियल कॉलोनीज एंड टाउनशिप। तो 40% पैसा इसने लगा रखा है रेजिडेंशियल कंपनीज में, है ना, जो कि रेजिडेंशियल कॉलोनी बना रही है। कोई बात नहीं, चलो। एवरेज बीटा ऑफ रिटर्न फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ रेजिडेंशियल टाउनशिप इज मेजर्ड एट 1.9। जो रेजिडेंशियल टाउनशिप वाली कंपनीज हैं उनका एवरेज बीटा दे रखा है आपको, मतलब इन कंपनी का बीटा एवरेज बेसिस पे कितना होता है, 1.9, एंड कॉमर्शियल वाली का बीटा कितना होता है, 1.4। कैन यू फील क्या बोलना चाह रहे हैं? जब तक आप इस तरीके से क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करोगे तब तक वो क्वेश्चन टिपिकल लगेगा देखने में। अब क्या कोई दिक्कत आएगी क्या आपको, मुझे बताओ। अगर मैं आपको पूछूं एक्स क्यूब का बीटा कितना है, क्या आप बता सकते हो क्या? बीटा ऑफ एक्स क्यूब कितना होगा? कैन यू आंसर द क्वेश्चन? आगे क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है वो मैं नहीं पढ़ रहा हूं, केवल पहले तो मुझे ये बता दो, बीटा ऑफ एक्स क्यूब कैलकुलेट किया जा सकता है क्या? हाँ जी, वेटेड एवरेज ही होगा और कुछ नहीं होगा, केवल वेटेड एवरेज होगा। तो 1.4 को मल्टीप्लाई करो 0.6 से, 1.9 को मल्टीप्लाई करो 0.4 से, तो आपका आंसर आ रहा है 1.6। किसी को भी तकलीफ हो तो बता देना मुझे कि मुझे तकलीफ हो रही है सर इस चीज को देखने में, समझने में। चलो, तो ये जो इतना डेटा दे रखा था इसका पर्पस था आपका एक्स क्यूब का बीटा कैलकुलेट करवाना। आगे बढ़े हम। बेंचमार्क इंडेक्स का मतलब क्या होता है? बेंचमार्क का मतलब हमेशा होता है ऐसी चीज जिससे आप कंपैरिजन करते हो। ऐसा होता है ना, कई बार आपके घर वाले बोलते हैं उसकी तरह क्यों नहीं है तो उसकी तरह, तो वो जो उस है ना, उसको हम बोलते हैं बेंचमार्क। तो कभी भी एक म्यूचुअल फंड को कंपेयर किया जाता है तो वो किया जाता है मार्केट से या उसके किसी बेंचमार्क इंडेक्स से, ठीक है ना, हर चीज को निफ्टी से कंपेयर नहीं किया जाता। तो प्रैक्टिकली जैसे जैसे बढ़ेंगे हम आगे देखेंगे। तो बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न दे रखा है आपको, फिलहाल के लिए तो हम इसको मार्केट ही मान के चलते हैं। और आरबीआई बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट रेट है उसको क्या बोलते हैं, आरएफ। तो आरएम भी दे रखा है, आरएफ भी दे रखा है, ठीक है जी। असरटेन क्या करना है, ये लो साफ साफ शब्दों में लिखा है, जेनसन्स अल्फा निकालना है। तो कोई बात नहीं ना। अब मुझे ये बताओ, जेनसन्स अल्फा निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग मंथली पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू एक्स क्यूब। तो जेनसन्स अल्फा मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करना है या एनुअल बेसिस पे? सिंगल जेनसन्स अल्फा निकालना है क्या? देखो, सिंगल जेनसन्स अल्फा ही निकाला होगा इन्होंने, हर मंथ का तो निकालेंगे, ये रहा। तो जेनसन्स अल्फा एक ही निकाला है फाइनली। क्या करोगे, देखो जेनसन्स अल्फा, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। इलस्ट्रेशन नंबर 21। बताओ मुझे पहले, जेनसन्स अल्फा निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? व्हाट डू यू नीड टू कैलकुलेट जेनसन्स अल्फा ऑफ एक्स क्यूब? एक तो रिटर्न चाहिए आपको, रिटर्न ऑफ एक्स क्यूब चाहिए, है ना, माइनस सीएपीएम रिटर्न, बस यही तो है। रिटर्न ऑफ एक्स क्यूब नहीं पता, सीएपीएम रिटर्न नहीं पता, कोई बात नहीं, वर्किंग नोट में सब बना देंगे। तो नीचे आ जाओ वर्किंग नोट, पहले तो एक्स क्यूब का रिटर्न कैलकुलेट करो। देखो एक्स क्यूब का रिटर्न कैसे दे रखा है आपको, ओपनिंग एनएवी दे रखी है, क्लोजिंग एनएवी दे रखी है, फिर डिविडेंड पे आउट, क्लोजिंग। क्या करना है, हर महीने का निकालते जाओ, हर महीने का रिटर्न निकालो, हर महीने का। तो आपको बनानी पड़ेगी एक टेबल कुल मिला के, पीरियड, ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग एनएवी लिख देते हैं चलो,
ओपनिंग एनएवी, डिविडेंड, क्लोजिंग एनएवी। इस डेटा को यूज करके क्या निकल जाएगा? रिटर्न ऑफ एक्स क्यूब कर दोगे। क्लोजिंग एनएवी प्लस डिविडेंड माइनस ओपनिंग एनएवी डिवाइडेड बाय ओपनिंग एनएवी इनटू 100। दिस विल बी आवर फॉर्मूला। पीरियड क्या है? जैन से लेके दिसंबर तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलो जी, टेबल फिल करना स्टार्ट करो फटाफट से। आप लोग मेरे से जल्दी करोगे, मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, आप लोग स्टार्ट करो। ओपनिंग एनएवी है 17.75, 17.75, ठीक है। फिर 18.60 हो जाएगी अगले महीने के लिए ओपनिंग। सेवनटीन पॉइंट 80, 18.20, इस तरीके से चलते जाओ और पूरी टेबल फिल करो। डिविडेंड कौन कौन से मंथ में? देखो, डिविडेंड एक तो फरवरी में है 0.75 का, एक आपका डिविडेंड है जून में। जून कितना है? जून में 1.20 का डिविडेंड। दो ही केस में आ रहा है क्या? फिर यहाँ क्लोजिंग एनएवी लिखो, यहाँ 1860 आएगा, यहाँ 17.80 आएगा, और कैलकुलेट करो। देखो फर्स्ट का मैं कैलकुलेट करता हूँ। फर्स्ट मंथ का क्या होगा? 18.6 माइनस 17.75, ठीक है, डिवाइडेड बाई 17.75 इंटू 100, 4.79, 4.79%, ठीक है। फिर 17.8 प्लस 0.75 माइनस 18.6 डिवाइडेड बाई 18.6 इंटू 100, माइनस का, सही है फर्स्ट वाला, एक बार चेक करना, माइनस का 0.27%। फर्स्ट वाला अगेन चेक करते हैं एक बार। 18.6 माइनस 17.75 डिवाइडेड बाई 17.75%। ओके, एकदम इस तरीके से टेबल फिल करो फटाफट। चलो, और नीचे आ जाएंगे, इसका टोटल लगा देंगे। इस कॉलम का टोटल चाहिए मुझे। फास्ट, यू कैन डू इट, कम ऑन। लो जी, डेटा है आपके सामने, इस कॉलम का टोटल लगाओ। कितना आता है टोटल वो बता दो। प्लस माइनस का ध्यान रखना, वरना टोटल गलत आ जाएगा।
किसका आ गया? फिफ्टीन पॉइंट फाइव। ठीक है, आ रहा है ये आंसर 15.50%। अब देखो, दिस इज रिटर्न ऑफ एक्स क्यूब। ये कितने टाइम का एवरेज है, सॉरी ये कितने टाइम का टोटल है? 12 महीने का। तो अगर आपको एनुअल रिटर्न निकालना है तो यही होगा। अगर ये 6 महीने का होता तो मैं इसको एनुअल में कन्वर्ट करता, 4 महीने का होगा तो एनुअल में कन्वर्ट करता, पर ये तो ऑलरेडी 12 महीने का रिटर्न का टोटल है, तो ये तो ऑलरेडी जो कैलकुलेट हुआ है वो एनुअल रिटर्न ही कैलकुलेट हुआ है। ठीक है जी, तो 15.5 ऊपर जो हमने लिखा था रिटर्न ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ लिख देंगे हम 15.50 माइनस सीएपीएम रिटर्न। चलो जी, सीएपीएम रिटर्न के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 चाहिएगा हमको। वर्किंग नोट नंबर 2, यूजिंग CAPM एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा? इक्वल्स टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा ऑफ एक्स क्यूब। क्या सारी इंफॉर्मेशन है क्या हमारे पास? RF हमें दे रखा है क्वेश्चन में, RF इज 4.25 प्लस RM भी हमें दे रखा है क्वेश्चन में, इट्स 11.20। साक्षी का अलग आ रहा है, कुछ मिस्टेक हुई है आपसे आंसर, क्योंकि मॉड्यूल में भी यही है, तो आंसर इज 15.5 इनटू, देखो बीटा ऑफ एक्स क्यूब निकालना है वो भी नहीं है आपके पास, तो नीचे एक और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बीटा ऑफ एक्स क्यूब हमने उधर निकाला था, आप सॉल्यूशन में लिखना है, आपको ध्यान रखना। बीटा ऑफ एक्स क्यूब कैसे आएगा? बीटा ऑफ कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन कंपनीज इनटू वेट ऑफ कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन प्लस बीटा ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनी वाली कंपनी इनटू वेट ऑफ रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। कितना कितना था? देखो, कॉमर्शियल वाले का बीटा इज 1.4 एंड वेट इज 0.6 प्लस 1. ब्रैकेट लगा दो, नीचे हो जाएगा 1.9 इंटू 0.4, तो ये आपका आ गया था 1.6। अच्छा, CAPM बता रहे हो क्या आप? ठीक है जी, CAPM का आंसर आ रहा है आपका 15.37%। ठीक है, चलो ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर 15.37, तो कितना आया अल्फा? अल्फा इज 0.13%। अब मुझे ये बताओ, इस 0.13% से आपको क्या समझ में आ रहा है? चलो सब बताएंगे, किसी को भी 0.13% से क्या समझ में आ रहा है? ये आंसर परफेक्ट है। पूछा क्या था इन्होंने, एक बार इनका आंसर कंप्लीट करते हैं पहले। इन्होंने पूछा था एक तो जंक्शन अल्फा निकालो, निकाल दिया हमने, बस यही पूछा था, काम हो गया हमारा काम हो गया, क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब आप मुझे बताओ 0.13% से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका मेन काम है इवेल्युएशन करने का, एनालाइज करने का। जल्दी, फास्ट। अंडर वैल्यूड है ना जी ना, अंडर वैल्यूड है वो तो ठीक है, वैल्यूएशन नहीं। आप पॉइंट, अच्छा ये बता दो, एक्सपेक्टेड रिटर्न 1537 है और एक्चुअल
रिटर्न 15.5 है तो ज्यादा रिटर्न है, ठीक है। आंसर आपके सबके सही है, अंडर वैल्यूड है वो भी करेक्ट है, और दूसरा आपने रिटर्न ज्यादा कमाया है ये भी सही है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, वेरी गुड। तो देखो ये सारे आंसर सही है, मतलब आपका एनालिसिस परफेक्टली ऑलराइट जा रहा है। आपको यहाँ पे ये समझना है कि आपने जितनी रिस्क ली है, देखो सीएपीएम क्या बताता है आपको, सीएपीएम बताता है कि जितनी मैं रिस्क ले रहा हूं, ठीक है, जितनी मैं रिस्क ले रहा हूं उस रिस्क के लिए मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए। तो सीएपीएम ने बोला आप जितनी रिस्क ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका रिटर्न होना चाहिए 15.37%, ठीक है। तो अगर मेरा रिटर्न 15.37 तक रहता है तो हम उतना कमा रहे हैं जितना हमें रिस्क के अकॉर्डिंग कमाना चाहिए, लेकिन उससे जितना ज्यादा आ रहा है इस रिटर्न को हम क्या बोलेंगे, दिस रिटर्न इज कॉल्ड जेनसन्स अल्फा। ये क्यों आ रहा है एक्स्ट्रा रिटर्न, ये बता दो आप मुझे। अगर आपने जितना रिस्क लिया है उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये काबिलियत है क्या आपकी, बताओ। ये बोल सकता हूं क्या मैं कि आपने जो स्टॉक चूज किया है वो स्टॉक आपने अच्छा स्टॉक चूज किया है, इसीलिए आपको जितना रिटर्न मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिल रहा है, पक्का। तो मैं यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूं वो इसलिए लिख रहा हूं कि अगला जो रेशियो पढ़ेंगे उसमें यूज आएगा, तो आप यहां से बस समझ लेना इस चीज को। यहाँ लिखना मत, आप सॉल्यूशन में लिखना है तो अलग से लिख लेना नीचे। मैं लिख रहा हूं दिस 0.13% extra return is achieved due to better selection of stocks, ठीक है। स्टॉक्स या फिर आपने अगर पैसे म्यूचुअल स्टॉक्स में लगाए थे वैसे, ठीक है। दिस 0.13% एक्स्ट्रा रिटर्न इज अचीव्ड ड्यू टू बेटर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। आपने स्टॉक अच्छा सेलेक्ट कर रखा है इसलिए एक्स्ट्रा रिटर्न वहां पे आपको देखने को मिल गया है। क्लियर, क्लियर है क्या सबको। तो यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूं मैं, आगे वाले में वापस से आएगा। इसको इसीलिए इस 0.13% को एक और नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है। अच्छा, एक चीज समझना है यहाँ पे, अल्फा जो निकाला गया है वो अल्फा का कंसेप्ट किसने दिया है, जेनसन्स अल्फा। तो एक आदमी है जिसका नाम है जेनसन, ठीक है। तो जेनसन्स ने अल्फा वाला कंसेप्ट दिया है, उसने बोला है कि एक्स्ट्रा रिटर्न कैलकुलेट करो और कंपेयर करो, ठीक है। एक और आदमी है, आगे पढ़ेंगे, फार्मा। फार्मा क्या नाम है, फार्मा। तो देखो जेनसन ने इस वाले 0.13% को क्या नाम दिया है, अल्फा। लेकिन फार्मा ने इसी 0.13% को नाम दूसरा दे रखा है, कंसेप्ट यही है, नाम दूसरा दे रखा है। क्या नाम दे रखा है, दिस इज टोटल सेलेक्टिविटी, दिस इज टोटल सेलेक्टिविटी अंडर फार्मा। समझ में आएगा, क्या नाम दिया इसने, इसने नाम दिया है टोटल सेलेक्टिविटी अंडर फार्मा। तो मैंने इसलिए लिखा है कि फार्मा के अंदर आ रहा है। बोलो जी, कर पा रहे हो फील। एक ही चीज है, एक ही चीज को दो अलग अलग लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग नाम दे रखा है, तो कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इसने जो टोटल सेलेक्टिविटी वर्ड निकाला, ये कहां से निकाला है सोचो आप। वो बोल रहा है आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है ना, उस स्टॉक सिलेक्शन की वजह से जो टोटल रिटर्न आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है उसी को हम बोल रहे हैं टोटल सेलेक्टिविटी। क्या किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आ रही है बात, बात समझ में आ रही है क्या बच्चे लोगों, आ रही है। तो देखो फटाफट से मैं नेक्स्ट कंसेप्ट ही बता देता हूं आपको। चलो जी, एक 7 तक हो गया था हमारा, 8 पे आ जाते हैं। अगला जो पॉइंट है ना,
वो नया है, क्योंकि ये तो आपने पढ़ रखे थे शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, अल्फा। तो अब जो आ रहा है वो है फामाज नेट सेलेक्टिविटी। तो इसकी जो थ्योरी का नाम है वो नेट सेलेक्टिविटी है। पर नेट सेलेक्टिविटी निकालने के लिए पहले इसने किसको गालियां दी है? किसको 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 बोलो, किसके कंसेप्ट को ये उठा के अपना कंसेप्ट बनाने जा रहा है? जल्दी से बताएंगे, किसके कंसेप्ट को उठा के? जेनसन। तो ये जेनसन को गालियां दे रहा है, भैया आपने जो सेलेक्टिविटी दी है ना, आपने जो एक्स्ट्रा रिटर्न कैलकुलेट करके दिया है वो तो टोटल सिलेक्शन है, पर उसमें एक गड़बड़ी है। वो क्या है वो अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो इसने क्या कहा? इसने कहा जो अल्फा है, अल्फा जो है ना, अल्फा जो कैलकुलेट किया गया है, इसको मैं मान के चलता हूं टोटल सेलेक्टिविटी। ठीक है, इसको टोटल सेलेक्टिविटी मान के चलूंगा मैं। और इस अल्फा के अब मैं दो टुकड़े करने जा रहा हूं। दो टुकड़े क्या होंगे? एक होगा नेट सेलेक्टिविटी, ठीक है, और जो दूसरा पोर्शन होगा वो आपका अदर जो अमाउंट आएगा, उसको कोई नाम नहीं दिया गया है। वो क्या होता है वो भी समझेंगे हम। नेट सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? देखो, जेनसन्स अल्फा किस और किसको कंपेयर कर रहा है? मैंने कहा जेनसन्स अल्फा कंपेयर कर रहा है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो को और एसएमएल रिटर्न को या सीएपीएम रिटर्न को। एक ही बात है। ठीक है, क्या एसएमएल रिटर्न एसएमएल रिटर्न निकालते वक्त क्या यूज आता है? बीटा यूज आया था या टोटल रिस्क यूज आई थी? बताओ। एसएमएल रिटर्न निकालते वक्त सीएपीएम क्या यूज करता है? बीटा को यूज करता है, बीटा को यूज करता है। और आप जानते हो बीटा केवल और केवल, तो थोड़ी सी थ्योरेटिकल पॉइंट समझना, टोटल रिस्क का मतलब क्या होता है? टोटल रिस्क का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और हम बोलते हैं कि इसका सिस्टेमेटिक रिस्क से रिलेटेड जो पोर्शन है उसको बीटा बोलते हैं, और जो दूसरा पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम अनसिस्टेमेटिक रिस्क। पक्का ध्यान है ये बात आपको? तो अगर आप बीटा से कोई रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप तो केवल इतना ही बोल रहे हो ना कि सिस्टेमेटिक रिस्क की वजह से जो रिटर्न मिलना चाहिए वो होता है आपका क्या? एसएमएल रिटर्न, जो सिस्टेमेटिक रिस्क की वजह से मिलना चाहिए। पर मैं बोल रहा हूं टोटल रिस्क की वजह से कितना रिटर्न मिलना चाहिए, वो कौन बताता है? अगर ये आप बता दो तो आपका काम हो गया फार्माज इंडेक्स का। बताओ, अगर मैं टोटल, अगर बीटा से कैलकुलेट करें तो एसएमएल रिटर्न आता है, अगर टोटल रिस्क से कैलकुलेट करूं तो कौन सा रिटर्न आता है? पोर्टफोलियो चैप्टर में आपने पढ़ रखा है, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करो और याद करके बताओ। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सीएमएल रिटर्न। जो एनालाइज कर पा रहा है, मैं सही में बोल रहा हूं आपको कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो एग्जाम में, बस रूटीन में रहना और इसकी कंटिन्यूटी मत तोड़ना। अब देखो बात ये है, फार्मा क्या बोलना चाह रहा है? फार्मा क्रिटिसाइज कर रहा है जेनसन्स अल्फा को कि भैया आपने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट किया है वो बीटा से किया है, जबकि बीटा से आपने एक्सपेक्ट किया, जैसे उसी क्वेश्चन की बात करूं तो बीटा से आपने एक्सपेक्ट किया कि 15.37% रिटर्न होना चाहिए। तो इसमें अनसिस्टेमेटिक वाला पोर्शन कहां गया? तो ये बोलना चाह रहा है कि सीएमएल से रिटर्न निकालो और उसको कंपेयर करो, तब हम मानेंगे कि आपने बढ़िया परफॉर्म किया होगा। आ रही बात समझ में? मैंने कहा था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि 0.13% रिटर्न किस रीजन से आया था? बताओ, 0.13% वाला रीजन किस, एक्स्ट्रा रिटर्न किस रीजन से आया था? बेटर सिलेक्शन से आया था ना? बेटर सिलेक्शन से आया था, पर बेटर सिलेक्शन से आया था, पर वो फार्मा इस बात को इग्नोर, मतलब इस बात से क्या कर रहा है, थोड़ा सा डिस्प्यूट पैदा कर रहा है। वो बोल रहा है 0.13 में से कुछ हिस्सा, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूं, मान लेते हैं इसमें से 0.03% का जो रिटर्न है ना, वो तो आपके अनसिस्टेमेटिक रिस्क की वजह से आया है।
इसमें से 0.10% का जो हिस्सा है ये बेटर सिलेक्शन की वजह से है। क्या आप समझ पा रहे हो क्या बात को? ठीक है, क्योंकि जेनसन ने एक चीज इग्नोर कर दी थी, बस इसी को वो क्या बोल रहा है, इसको वो बोल रहा है नेट सेलेक्टिविटी। चलो एक बार आ रहा होगा, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है तो दोबारा हम रिवाइज करेंगे, आपको तो आ जाएगा। तो नेट सिलेक्टिविटी का कोई फॉर्मूला बता सकता है क्या मुझे? नेट सेलेक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस CML रिटर्न। वेरी सिंपल आंसर। ठीक है, पक्का। और ये जो अदर पोर्शन है ये क्या हुआ? रिटर्न ड्यू टू, इसको क्या बोला जाता है? रिटर्न ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन। देखो अगर आपने पूरा डाइवर्सिफिकेशन कर दिया होता तो अनसिस्टेमेटिक रिस्क तो होती नहीं ना। अनसिस्टेमेटिक रिस्क खत्म हो जाती है अगर आपने पूरा डाइवर्सिफिकेशन कर दिया हो तो ये जो पोर्शन आएगा ये आएगा ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपने पूरा डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया है तो ये अदर वाला पोर्शन आएगा। क्या इसका कोई फॉर्मूला बता सकता है क्या? अगर इसका फॉर्मूला बता दिया तो अगेन एक और बड़ी क्लैप होगी आपके लिए। ये फॉर्मूला क्या था? देखो अल्फा का फॉर्मूला था RP माइनस SML रिटर्न। जो इसका फॉर्मूला खुद बना सकता है वो मान के चलना कि इस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी हो सकती है। कुछ नहीं है, मैथ ही तो है। अगर मैं बोल रहा हूं इन दोनों चीज का टोटल अल्फा के बराबर है और दो चीजें आपको बता दी तो तीसरी निकाल सकते हो ना। कोई बात नहीं, चलो मैं लिख रहा हूं, बताना ये सही है क्या, इज इट राइट और रॉन्ग। अगर मैं बोलूं इन दोनों को ऐड करके देखो, आप इसको और इसको ऐड करके देखो क्या आता है। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? अल्फा आ जाएगा क्या? अब सही है। चलो जी, दिस इज योर नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज फार्मा। तो फार्मा ने क्या दे रखा है? फार्मा, अब क्वेश्चन आता है और आपको पूछा जाएगा फार्मा के अकॉर्डिंग टोटल सेलेक्टिविटी निकालो और नेट सेलेक्टिविटी निकालो। तो अब मेरे हिसाब से आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टोटल सेलेक्टिविटी कुछ नहीं है, अल्फा ही है। ठीक है, पर यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख के निकालोगे। और नेट सेलेक्टिविटी कुछ नहीं है, वो बोल रहा है CML रिटर्न को बेसिस बनाओ, क्योंकि CML टोटल रिस्क को कंसीडर करता है जबकि SML केवल और केवल सिस्टमेटिक रिस्क को कंसीडर करता है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बोल रहा है कि वो तो किसकी वजह से आ रहा है? अनसिस्टमेटिक रिस्क के पोर्शन की वजह से आ रहा है। इसीलिए हम बोलेंगे ये इम्प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आ रहा है। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं आपको ऐसे ही, ताकि आपको थोड़ा सा और फील आ जाए बोलना क्या चाह रहे थे हम। एग्जाम्पल मान लेते हैं रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आपको दे रखा है 20% का और आपको SML रिटर्न दे रखा है, सपोज SML return is 15% and CML return is 17%. Calculate total selectivity and net selectivity under pharma. क्या कैलकुलेट कर सकते हो क्या आप? कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? क्या होगी टोटल सेलेक्टिविटी? टोटल सेलेक्टिविटी मतलब क्या कि आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो। देखो 20 माइनस 15, 5% एक्स्ट्रा कमा रहे हो आप। ठीक है, कोई बात नहीं, पर फार्मा ने क्या बोला? फार्मा बोल रहा है कि इसमें से एक्चुअल में एक्स्ट्रा कितना है? एक्चुअल में एक्स्ट्रा तो 3% ही है। ठीक है, 2% क्या है? 2% इज रिटर्न ड्यू टू क्या? ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आपने डाइवर्सिफिकेशन पूरा नहीं कर रखा अभी, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? 2%। ये कुछ नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर?
चलो जी, इसका क्वेश्चन ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए केवल कंसेप्ट को रिवाइज कर लेना, और जो होमवर्क मैंने दिए हैं कोशिश करना कि आज ही कंप्लीट हो जाए। कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज क्लास को एंड करने का वक्त हो चुका है। नॉट आउट, नो डाउट। ओके जी, चलो फिर टाटा फॉर द डे एंड सी यू टुमारो।